हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th। जी हाँ, राजस्थान बोर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी में साइंस में जो पहला चैप्टर है आपके रासायनिक अभिक्रियाएं, उनका मैं एक टॉपिक आपको आज समझाने वाला हूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के जब हम प्रकार देखते हैं तो देखिए सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा सा मटेरियल है ही। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप अच्छे से देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा और शायद आप खुद ही आपके नोट्स बना पाएंगे। तो पहली अभिक्रिया देखिए संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में ही आंसर है, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, संयोजन का मतलब जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एक नया क्या बना दें, उत्पाद। देखिए जैसे वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं, देखिए ये तीर का निशान दिख रहा है, इसके इस साइड जो जो क्रिया करेंगे उन्हें अभिकारक कहेंगे, और जो इनसे ये दोनों मिलकर के जो बनाएंगे उसे आप उत्पाद कहेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप बस ये याद रखें, संयोजन का मतलब जोड़ना, ठीक है। जब भी दो अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ये इसका जैसे एक एग्जाम्पल है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड H2O मतलब वाटर, पानी, जब कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। तो देखिए दो अभिकारकों ने मिलकर के एक उत्पाद बनाया है। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला बनाना नहीं आता, आप वीडियो में चले जाइए, अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और आप वहां पर जाकर के देखिए, वहां पर आपको सब मिलेगा कि हम कैसे केमिकल रिएक्शन बनाएं, परमाणुओं के नंबर कैसे याद करें, एटम नंबर कैसे याद करें, कैसे आप अभिक्रियाएं बना सकते हैं, ये सब मैंने समझाया हुआ है। तो ये एक इसका उदाहरण हो गया। अब इसी में देखिए, अगर आपके पास जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है और H2O जो है, इन्होंने मिलकर के एक उत्पाद बनाया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। पहली अभिक्रिया हमने देखा संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए दूसरी विस्थापन और तीसरी द्विविस्थापन। मैंने विस्थापन और द्विविस्थापन को इस तरह से अंतर में क्यों लिखा है, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। विस्थापन का मतलब समझिए, जैसे क्लास में जो बच्चे ज़्यादा क्या रहते हैं, थोड़े शैतान होते हैं, वो किसी को भी हटा करके उसकी जगह बैठ जाते हैं ना, वैसे ही केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे क्या है, जिंक। तो ये जो जिंक है ये कैसे, देखिए अच्छा पहले एक बार ये देखिए, कॉपर और सल्फेट, तो कॉपर क्या होगा प्लस, सल्फेट क्या होगा माइनस, और जिंक भी क्या है प्लस। तो ये जो जिंक है ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये जिंक क्या करता है, कॉपर को यहां से हटा देता है और यहां खुद आ जाता है। तो देखिए ZnSO4 हो गया, और ये कॉपर जो यहां से हट गया वो अलग हो गया। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को हटा देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा आप खुद भी बना सकते हैं, कैसे, वापस से देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखिए, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी हाँ, इसी का एक सेकंड एग्जांपल देखिए, FeCuSO4। अब जाहिर सी बात है FeCuSO4 जो है, इसमें देखिए कॉपर जो है और यहाँ पे फेरिक है, फिर वही ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो कॉपर से फेरिक ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील। तो ये जो फेरिक है लोहा, ये कॉपर को हटा देगा, इसकी जगह खुद आ गया। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वो कम अभिक्रियाशील को हटा देते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारकों मतलब दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ये ध्यान रखिए, इस अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। अच्छा आप कैसे पहचानेंगे, देखिए सोडियम और सल्फेट ये प्लस और ये माइनस, बेरियम और क्लोराइड ये प्लस और ये माइनस,
इसमें भी देखिए प्लस माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस है, तो ये प्लस यहाँ से हटके इसकी जगह आ जाएगा, ये प्लस हटके यहाँ पे आ जाएगा। देखिए सोडियम यहाँ से यहाँ गया तो Na और Cl बन गया NaCl। अब देखिए यहाँ पे ये बेरियम Na की जगह आ गया तो BaSO4, तो आयन आपस में एक्सचेंज हो गए ना, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो गया। जो प्लस था इधर का उधर चला गया, उसका इधर आ गया, तो आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर आपको विस्थापन और द्विविस्थापन दे दे तो कैसे पहचानेंगे? देखिए इसमें प्लस माइनस दोनों में है, जबकि इसमें एक में प्लस माइनस और एक में सिर्फ प्लस है, मतलब सिर्फ इसमें 3 ही तत्व होंगे, जबकि इसमें 2 और 2 4 तत्व होते हैं। तो इसे कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द एक्सचेंजेस ऑफ आयन आर अकर, मतलब आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन जो है जो प्लस है वो माइनस, और माइनस जो है वो प्लस की जगह चले जाते हैं, इसे ही हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथे प्रकार की अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शंस भी इसको कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हर बार बोर्ड एग्जाम में इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक छोटे छोटे पदार्थ या उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में हमने क्या पढ़ा था? देखिए कि उसमें 2 क्या थे? 2 अभिकारक और उनसे मिलकर क्या बन रहा था? एक उत्पाद। अब इसमें क्या होगा? एक उत्पाद टूटेगा। वियोजन का मतलब टूटना भी आप समझिए, वियोजन मतलब टूटना, तो एक अभिकारक टूटेगा और 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाएगा। तो संयोजन का उल्टा, संयोजन यानी जुड़ना और वियोजन यानी टूटना। तो देखिए टूट गया, जैसे PbNO3 किसकी उपस्थिति में? ताप की उपस्थिति में किस में टूट गया? PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। आई बात समझ में? तो PbNO3 ताप की उपस्थिति में ये एक ही क्या था? ये क्या था? एक अभिकारक जो उत्पादों में टूट गया। ये ध्यान रखिए, ये ताप की उपस्थिति में। ऐसे ही ऊष्मा की उपस्थिति में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये पूरा नाम नहीं है, देखिए CaCO3, ये क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब आप लोगों के लिए जरूरी क्या है? देखिए जैसे संयोजन अभिक्रिया में जुड़ता था, वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है इसका मतलब? टूटना। ये आप याद रखेंगे। तो ये चारों अभिक्रियाएं हैं जो बहुत अच्छे से आपको याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको पूरा कोर्स करवाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा आप लोग। तो देखिए आज इसके पार्ट में हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? देखिए ऊष्माक्षेपी, क्षेपी जिसमें ऊष्मा निकले, क्षेपी का मतलब समझिए निकलना। तो देखिए वह अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, मतलब ऊर्जा निकलेगी। जैसे देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे ही आप गैस को जलाएंगे, CH4 मीथेन गैस है, O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही जलेगा तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, क्या निकलेगी इसमें से? ऊर्जा। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हम जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप जब दौड़ते हैं तो देखते हैं बॉडी हीट होने लग जाती है, पसीना निकलता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा, एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। ऐसे ही जो वनस्पति द्रव्य, साग सब्जियां जब विघटित होती हैं, कंपोस्ट बनती हैं, तब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब उसमें से भी ऊर्जा निकलती है। तो ये तो पहला हो गया ऊष्माक्षेपी। इसका जस्ट उल्टा होता है ऊष्माशोषी। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, मतलब इसमें ऊष्मा ली जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखिए AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। अगर आप इसको सूर्य के प्रकाश में, अगर हम सूर्य के प्रकाश में इसकी अभिक्रिया देखेंगे तो ये क्या बना लेगा? Ag प्लस Cl। अब ये AgCl प्लस ऊष्मा ये लेता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये AgCl यहाँ पर Ag, अच्छा इसकी बैलेंसिंग 2 होती है AgCl2 की, तो ये Ag
और किस में टूट गया, Ag+Cl2 में, और ऊष्मा लेगा, इसे ही हम कहते हैं ऊष्माशोषी। अच्छा, इन बच्चों को देखिए ये अभिक्रिया संतुलित करना भी हम सीखते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, Cl2, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, तो जब भी आप आपकी तरफ से लगाते हैं तो हमेशा आगे लगाना है। जैसे देखिए क्लोरीन 2 थे तो इसको 2 करने के लिए 2 हमेशा आप आगे लगाएंगे, इससे संतुलित करना भी कहते हैं, जो आगे के वीडियो में भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ भी आप सीखिए। क्लोरीन 2 थे तो जब मैं मेरी तरफ से, जब भी आप लगाएंगे तो हमेशा आगे लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपने 2 लगाया तो क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन ये सिल्वर जो है Ag, ये भी तो 2 हो गए, तो यहां पर तो एक ही है, तो यहां पर भी मुझे 2 करना है, तो कहां लगाऊंगा 2, इसके आगे। समझ गए? तो इस तरह से आप अभिक्रिया संतुलित कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, इसी में जो अगला टॉपिक है वो क्या है, इस चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो आरबीएसई, चाहे सीबीएसई हो। एक तो कोरोजन मतलब संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है, देखिए कोरोजन, आपने जंग लगते हुए देखा ना, लोहे के जो सामान होते हैं उसमें जंग लग जाता है, उसे ही संक्षारण कहते हैं। कोई धातु जब अपने आसपास स्थित, ये याद रखिएगा ढंग से, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब धातु की क्रिया ऑक्सीजन तथा नमी से होकर, किससे क्रिया हो रही है, देखिए ऑक्सीजन तथा नमी, नमी मतलब जो पानी है, उससे होकर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड, मतलब जैसे कोई धातु है, ठीक है, जब वो अम्ल और आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन और नमी मतलब पानी से क्रिया करके ये ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जिसके कारण धातुएं संक्षारित होने लगती हैं, मतलब उनमें कोरोजन होने लगता है। इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण वस्तुओं की चमक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसमें 2 चीजें हमने क्या देखी, जब धातु जो है वो किसके संपर्क में आए, अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आए, और तब धातु की क्रिया किससे हो जाती है, ऑक्सीजन तथा नमी से होकर क्या बनाने लगते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जिसके कारण धातुएं संक्षारित होती हैं। इसे ही संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण, लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, देखा होगा ना, चांदी के जो होते हैं जैसे पायल वगैरह है और जो उसकी चेन वगैरह, उस पर धीरे धीरे काली परत चढ़ने लगती है। वैसे ही तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना आदि इस संक्षारण के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अगला आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, आपने खाने की चीज़ें देखी होंगी, हम लोग रखते हैं घरों में, सुबह उनमें बदबू आ जाती है ना, उसे विकृत गंधिता कहते हैं, मतलब खराब हो जाना, खाने की चीज़ों का खराब हो जाना। वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, ऑक्सीकरण समझते हैं, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो विक्रिया होती है, होने से उनका स्वाद बिगड़ जाता है तथा उनमें बदबू आने लगती है। आप इसको लिख सकते हैं, तथा उनमें क्या आने लग जाती है, गंध आने लगती है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें पदार्थों को किसमें, प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक जैसे कुछ गैस होते हैं, कारक, जैसे आपने देखा होगा जो चिप्स का पैकेट खोलते हैं उसमें गैस होती है ना, नाइट्रोजन गैस होती है, तो उन्हें प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। तो हमें पदार्थों को प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला देना चाहिए, जैसे नमक या चीनी भी मिला सकते हैं आप। जैसे अचार वगैरह खराब नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि इनके अंदर तेल होता है, तो वो भी प्रतिऑक्सीकारक हैं। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिला देना चाहिए, या फिर इन्हें वायुरोधी समझते हैं, जिसमें वायु ना जा सके, वायुरोधी डब्बों में रखना चाहिए। तो इस तरह से हम विकृत गंधिता से पदार्थों को बचा सकते हैं। तो ये था आपका संक्षारण और विकृत गंधिता। संतुलित रासायनिक समीकरण। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। ये आपके क्लास 10th में आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिन बच्चों को भी
एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये याद नहीं है तो अपने इस चैनल पे उसकी पूरे का पूरा मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, बहुत आसान भाषाओं में आप याद कर सकते हैं, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए सॉल्व कैसे, हल कैसे करते हैं इसको। जैसे ये आ गया, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये लिखा हुआ है। अब कैल्शियम को किससे लिखते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम को हम किससे लिखते हैं, Ca, और हाइड्रोक्साइड को किससे लिखते हैं, OH। अब Ca जब आपने 9वीं क्लास में आप लोगों ने सूत्र बनाना सीखा होगा, फॉर्मूला कैसे बनाते थे कि जैसे इसके ऊपर 2 है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला एक बार बनाना सिखाता हूँ। कैल्शियम पे 2 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे 1 का चार्ज होता है। तो ये देखिए ऐसे, तो इसका ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा और इसका चार्ज यहाँ पर, मतलब कैल्शियम पर +2 होते हैं और हाइड्रोजन पे -1 होता है। तो जब फॉर्मूला बनता है तो ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब ये 1 से तो ये कैल्शियम मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, और OH ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ऐसे OH के नीचे ये 2 आ जाता है। तो ऐसे बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपको ये पता है कि इनके ऊपर कितने चार्ज हैं तो ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूले आप बना सकते हैं। समझिए मेरी बात। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखा गया, CaOH2 से, प्लस है तो प्लस लगा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब ये क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये फिर वही कैल्शियम कार्बोनेट जब आप देखेंगे तो देखिए CaCO3 होता है। अब ये कैसे बना, तो Ca के ऊपर +2 था, है ना, और कार्बोनेट पे होता है 3। बना के दिखाऊं आपको, यहाँ पे देख लीजिए एक बार वापस से, देखिए इसका भी बता देता हूँ। कैल्शियम के ऊपर होता है 2 चार्ज, जबकि कार्बोनेट को ऐसे लिखते हैं CO3, और ये ब्रैकेट में इसके ऊपर भी 2 चार्ज होता है यहाँ पे ऊपर, तो इसका चार्ज यहाँ लिख दिया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, भाई इसके ऊपर भी 2 चार्ज था, इसके ऊपर भी 2 चार्ज था, तो खत्म, CaCO3, इसलिए बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। आई बात समझ में। और जल को आपको पता है किससे लिखते हैं हम, H2O से। तो ये तो बात हो गई रफ में फॉर्मूला बनाने की। अब हम इसको संतुलित कैसे करें, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए इधर के जो परमाणु हैं उनको लिख लीजिए। जैसे इधर क्या क्या परमाणु है आपके पास, कैल्शियम है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन है, उसके बाद ये हाइड्रोजन है ना, अलग अलग है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबको लिखिए। फिर कार्बन, देखिए कार्बन इनमें से नहीं है तो कार्बन लिख दीजिए। ऑक्सीजन ये पहले आ गया ना, मतलब अभिकारकों के जितने भी हैं ऑक्सीजन वो एक ही जगह गिने जाएंगे और उत्पाद के एक जगह गिने जाएंगे। तो इधर मेरे पास एक कैल्शियम था, एक ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन था और एक कार्बन था, और ये ऑक्सीजन इसी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे गिना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होंगे। भाई जिन परमाणुओं से मैंने अभिकारक बनाया उनसे ही उत्पाद भी बनेगा, तो यहाँ पर भी ये रहेंगे, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है भाई, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर। अब इनके नंबर लिख लीजिए। जैसे देखिए कैल्शियम के आगे कोई नंबर नहीं है तो ये कितने हो गए, 1। ऑक्सीजन देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर 2 है तो ये 2 इन दोनों के लिए है, 2 ऑक्सीजन भी है 2 हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4। भाई 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 4। हाइड्रोजन देखिए H, यहाँ पर भी 2 है लेकिन इनमें बाकी जगह नहीं है, तो इस हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 2। और ये कार्बन देखिए और कहीं नहीं है तो ये एक ही है तो 1 कार्बन लिख दिया। ठीक है, अब इधर गिनिए, इधर देखिए कैल्शियम के अगर कोई नहीं है तो 1 हो गया। ऑक्सीजन देखिए 3 तो ये रहे और 1 ये रहा, तो 3 और 1 4। हाइड्रोजन देखिए H के नीचे 2 लगा हुआ है तो मतलब हाइड्रोजन 2 है। कार्बन देखिए, कार्बन ये रहा, कार्बन तो 1 ही है ना ये, तो कार्बन 1 लिख दिया। तो अगर आप गौर से देखेंगे इसको तो ये आपके पास क्या था, HNO3 1 4 2 1, मतलब ये का यही देखिए 1 4 2 1 और इधर भी 1 4 2 1, तो ये तो पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात, 1 4 2 1 1 4 2 1 पहले से ही संतुलित है। अब देखिए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक को किससे लिखेंगे आप, Zn, यानी जिंक प्लस सिल्वर क्या होता है, Ag, और नाइट्रेट NO3। फिर मैंने वही अभी जो आपको सूत्र बनाना सिखाया था कि इसके ऊपर भी 2 होते हैं और इसके ऊपर भी 2, तो 2 से 2 चार्ज खत्म हो जाता है, इसलिए पावर इधर नहीं जाएगी। अब देखिए जिंक नाइट्रेट, तो Zn जिंक, नाइट्रेट क्या हो गया, NO3, लेकिन ये जो जिंक होता है इसका जो पावर है ये आ गया यहाँ पर 2, तो इसको लिखते हैं जिंक नाइट्रेट से। भाई इसके ऊपर जो 2 चार्ज है वो यहाँ आ गया, आई बात समझे, कैंसिल नहीं हुआ वो। प्लस सिल्वर को आप किससे लिखते हैं, सिर्फ Ag से। अब ये तो हमने बना लिया, अब इसको हम संतुलित कैसे करें, तो वापस से देखिए
पहले परमाणु लिख लीजिए कौन कौन से आपके पास, जैसे जिंक हो गया एक परमाणु, फिर एक क्या हो गया आपके पास सिल्वर Ag, और एक क्या NO3 पूरा भी लिख सकते हैं अलग अलग भी, जैसे एक तो नाइट्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन। ये की यही चार चीजें इधर भी होंगी, जिंक, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनकी संख्या लिख दीजिए। जिंक कितने, देखिए एक है इसके आगे तो एक लिख दिया, सिल्वर के आगे एक है तो एक लिख दिया, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए 3। अब इधर देखिए जिंक, इसके आगे भी एक ही है, अब सिल्वर देखिए इसके आगे भी एक ही है, लेकिन N देखिए मैंने फिर कहा ब्रैकेट के अगर ये 2 लगा हुआ है तो ये 2 इन दोनों के लिए है, तो नाइट्रोजन के लिए भी 2 हो गया और ऑक्सीजन के लिए 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गया भाई। ऑक्सीजन का ये 3 है 2, तो 3 2 जा 6, तो ब्रैकेट के बाहर जो होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं। तो अब देखिए नंबर ये आ रहा है 113 और ये 1126, तो सबसे छोटा देखिए अंतर किसमें, ये दोनों 1 1 है, ये दोनों 1 1 है, फर्क किसमें आ रहा है कि ये तो 1 है और ये क्या है 2, तो इस ये 2 है तो इसको भी 2 करने के लिए जब भी आप खुद की तरफ से नंबर लगाएंगे वो हमेशा आगे लगेगा। जैसे ये जो इस एक को 2 करना है तो आगे लगाएंगे आप, यहां पर 2 लगा देंगे, आई बात समझ में। तो अब देखिए 2 आगे लगाते ये सिल्वर भी कितना हो जाएगा 2, भाई ये 2 इसके आगे है, नाइट्रोजन के आगे 2, ये 2 इससे भी गुना हो जाएगा, और ये देखिए ऑक्सीजन 3 तो ये और 2 ये, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास 6। तो अब आपके पास क्या कंडीशन है, देखिए 1 2 2 6, 1 1 2 6, तो मतलब ये एक ये तीनों तो सेम है, बस ये बीच वाले में दोनों में अंतर है, तो ये 2 है और ये 1 है, तो इसको भी 2 करने के लिए हमेशा हम कहाँ लगा सकते हैं आगे, तो ये लगा दिया आगे 2, तो 2 Ag, तो ये भी 2 हो गया। देखिए 1 2 2 6, 1 2 2 6, ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण संतुलित। तो इस तरह से या तो आपको ऐसे शब्द देंगे जिनको आपको संतुलित करना है, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे ऐसे समीकरण दे दिया, मान लीजिए जैसे दे दिया NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या बना रहे हैं AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब मान लीजिए ये बना रहे हैं, तो इसको कैसे संतुलित करेंगे आप, तो फिर वही पहले परमाणु लिख लीजिए। क्या क्या है देखिए आपके पास, एक तो सोडियम आ गया, एक ये क्लोरीन है, फिर एक सिल्वर है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यही है। अब इधर भी देखिए जो यहां पर लिखा वो का वही लिख दीजिए, सोडियम, क्लोरीन, Ag, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम इनकी संख्या लिखेंगे, तो देखिए सोडियम के आगे 1 है तो ये 1 हो गया, क्लोरीन के आगे कोई नहीं है तो वही 1, Ag के आगे भी 1, नाइट्रोजन के आगे भी 1 और ऑक्सीजन के नीचे 3 लगा हुआ है तो ये कितने हो गए 3। यहाँ पे देखिए सोडियम के आगे 1 है तो 1, क्लोरीन ये रहा Cl ये भी 1, Ag सिल्वर के आगे भी 1, भाई जो नंबर नहीं है उसके आगे 1 लिख सकते हैं, नाइट्रोजन देखिए ये भी 1 और ऑक्सीजन देखिए 3 तो ये रहा 3। तो ये तो देखिए 1 1 1 1 3 1 1 1, ये पहले से ही क्या हो रखा है, संतुलित हो रखा है, ये इसको संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। तो ये तो हो गया, ये तो पहले से संतुलित था। अब हम कुछ ऐसा समीकरण लेते हैं जो संतुलित ना हो, जैसे देखिए HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड बोलते हैं ना इसको, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ले लिया, तो ये क्या बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2। अब ये दे दिया आपको समीकरण कि भैया इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। फिर वही पहले इनके परमाणु लिख लें, देखिए एक तो हाइड्रोजन लिख लीजिए, फिर क्या है नाइट्रोजन ये लिख लीजिए, फिर ऑक्सीजन, 3 तो इसमें हो गए, एक फिर ये रहा कैल्शियम और ये रहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम पहले लिख चुके हैं ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन ये रहा पहले से लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर ये 4 परमाणु थे, जो 4 परमाणु इधर हैं वही 4 परमाणु इधर भी होंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। अब इनकी संख्या लिखिए, हाइड्रोजन कितने देखिए इधर, एक तो ये रहा और 2 ये रहे, ब्रैकेट में जो होता है वो दोनों पे लगता है ना, तो 2 और 1 3, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। अब नाइट्रोजन देखिए ये रहा, एक ही है और कहीं नहीं है तो 1 नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखिए 3 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो 3 और 2 5 हो गई ये। कैल्शियम देखिए एक ही है यहाँ पे तो 1 लिख दिया, है ना। अब इधर की देखिए, इधर हाइड्रोजन देखते हैं, 2 तो ये रहे हाइड्रोजन और कहीं है, इसमें और कहीं नहीं है, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए। नाइट्रोजन देखिए
ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है तो ऑक्सीजन तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे और नाइट्रोजन 2 से गुणा हुआ तो 2, तो नाइट्रोजन कितने हैं 2। ऑक्सीजन देखते हैं 3 दूनी 6 और 1 ये रहा तो कितने हो गए 7। भाई ये रहा ना 3 दूनी 6 और 1 7। अब कैल्शियम देखिए ये रहा कैल्शियम, तो कैल्शियम तो एक ही है तो 1 लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए फर्क कितने हैं 3151 2271, बहुत सारे फर्क है भाई। ये कैल्शियम बस एक है तो सबसे पहले जो छोटा है, जैसे देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो सबसे पहले छोटे को बराबर करने की कोशिश कीजिए। तो ये 2 हैं तो इसको 2 करने के लिए मुझे 2 कहाँ लगाना पड़ेगा, हमेशा हम कहाँ लगाते हैं आगे, ये बस ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो हाइड्रोजन अब कितने हो चुके हैं आपके पास 4। ठीक है, नाइट्रोजन देखिए 2, ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, भाई ये 3 दूनी 6 और ये रहा 2 ऑक्सीजन, तो ये कितने हो गए अब आपके पास 8, 6 और 2 8। कैल्शियम 1 का 1 है। अब इधर देखिए कितना फर्क आया है हमारे पास 2 2 7 1। अब मेरे पास जो फर्क है वो किस में है, देखिए नाइट्रोजन तो बराबर हो गए, अब हाइड्रोजन देखिए ये 4 है और ये कितना है 2, तो इसको भी 4 करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा 2 अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे ना। तो ये रहा देखिए हाइड्रोजन, इसके आगे 2 लगा दिया, 2 क्यों लगाया देखिए 2 दूनी 4, तो अब ये भी कितना हो गया 4। लेकिन ऑक्सीजन देखिए अब 2 हो गए, ऑक्सीजन ये रहे और 3 दूनी 6, तो 6 ये और 2 ये, तो 6 और 2 8, ये हो गए 8। अब देखिए 4 2 8 1 4 2 8 1, आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई सी भी रासायनिक समीकरण संतुलित कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको और सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है, देखिए उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों कहा गया, देखिए नाम में ही आंसर है ऑक्सी। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, समझे, मतलब इसमें ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, इसीलिए उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, जबकि ये जो अपचयन है इसमें ऑक्सीजन निकल जाएगा। कितनी आसान हो गई परिभाषा देखिए। तो उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसका क्या होगा, योग होगा। तो जैसे योग मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी और इसे ऑक्सीकरण कहा जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण Cu प्लस O2, तो देखिए Cu और O2, तो ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है ना, तो CuO, इसीलिए क्या बन गया ये कॉपर से कॉपर ऑक्साइड। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। आई बात समझ में। ऐसे ही अपचयन, अपचयन का क्या है, इसका पूरा का पूरा उल्टा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था इसमें ऑक्सीजन निकल जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, उसे ही हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे देखिए CuO प्लस H2, यहां पर इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर देखिए कॉपर और ये H2O से रिएक्ट होकर क्या बना गया, H2O, तो कॉपर प्लस वाटर बन गया। तो यहां पे ऑक्सीजन था और यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इसे ही अपचयन कहेंगे। तो ये था उपचयन और अपचयन, और जब ये उपचयन अपचयन एक साथ होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन साथ साथ अभी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है ना। तो अभी हमने देखा इससे पहले भी उपचयन और अपचयन, तो अब देखिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। रेडॉक्स मतलब जिनमें उपचयन और अपचयन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। जैसे देखिए Cu और H2 है, किस में बदल रहे हैं, Cu और H2 में। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे सिर्फ कॉपर रहा, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, ऑक्सीजन यहाँ पे था यहाँ नहीं है, तो ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन है लेकिन इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, एक बढ़ गया ना, तो ये उपचयन हो गया। तो जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वहां पर इसके अलावा आपको कोई दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। तो आप बस ये देखिए किसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है तो अपचयन होगा, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है वो उपचयन होगा।
एक आखिरी अभिक्रिया और है इस चैप्टर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे चाय को आप छानते हैं तो चाय को छानने के बाद जो बच गया उसे ही अवक्षेप कहा जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अविलय पदार्थ, क्या अविलय पदार्थ बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक ऐसा पदार्थ बने जो विलय ना हो, मतलब वो उसमें घुले ना, अलग से बच जाए, तो उसे ही हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए NaCl प्लस AgNO3 है, क्या बनाया, AgCl प्लस NaNO3। तो ये जो इसमें AgCl है ये अवक्षेप के रूप में बच जाता है, तो इसीलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये था अवक्षेपण अभिक्रिया। पार्ट 1 में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए ये वाला, जो आपको बहुत अच्छे से करना है। जल के वैद्युत अपघटन की विधि लिखिए। क्या लिखनी है आपको, जल के वैद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये बड़ा प्रश्न आता है और कई बार आया हुआ है ये प्रश्न। तो देखिए जल के वैद्युत अपघटन की विधि क्या है, इसको पूरा आपको याद नहीं करना है। देखिए मैं कितने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा, कितने आसान शब्दों में आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम प्लास्टिक का एक मग, क्या लिया मैंने, एक मग लिया, उसकी तली में 2 छिद्र कर दिए, मतलब ये जो तली है इसमें 2 छेद कर दिए, उसमें रबड़ की डॉट लगा दी। क्या लगा दी, रबड़ की डॉट। ठीक है, अब देखिए, अब इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिया। कौन से इलेक्ट्रोड डाल दिए, कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए हमने। ठीक है, और उन्हें एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो पहले आपने क्या किया, एक मग लिया, उसमें 2 छेद किए और उसमें रबड़ की डॉट लगा दी, और उनमें छिद्रों में 2 कार्बन के क्या डाल दिए, इलेक्ट्रोड डाल दिए, और इन पूरे को किससे जोड़ दिया, 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया। अब देखिए, फिर मग में जल डालकर, फिर मग में जल भर दिया, इलेक्ट्रोडों को उसमें डुबो दिया, तथा उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दिया आपने। ठीक है, बूंदे डालने के बाद अब आगे देखिए, इसके बाद जल से भरी 2 अशांकित परख नलियों को, मतलब जल से अशांकित मतलब कम भरी हुई परख नलियों को 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है इनके ऊपर उल्टा करके रख दिया, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। क्या प्रवाहित कर दी हमने, विद्युत धारा प्रवाहित करके थोड़ी देर इनको छोड़ दिया हमने। ऐसे कैसे, परख नलियों को क्या किया, इनके ऊपर उल्टा कर दिया, है ना, और इनको विद्युत धारा प्रवाहित करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले क्या बनने लग गए, बुलबुले, जो अशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। मतलब ये जो परख नली में जल है, ये बुलबुले उनको हटा देते हैं और उसमें ये बुलबुले भर जाते हैं। अब दोनों परख नलियों में गैस भर जाने पर, जैसे धीरे धीरे पानी हट जाएगा इसमें से और गैस भर जाएगी, तो जैसे ही गैस भर जाती है तो उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाकर इन गैसों का हमें क्या करना है, परीक्षण करना है, चेक करना है कि इनमें कौन कौन सी गैस है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार वापस से देखिए, आप लोग भूल क्यों जाते हैं, ऐसे कैसा याद करना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता, बस इसको समझ के अपनी भाषा में लिख दीजिए। जैसे हमने एक मग लिया, मग में हमने क्या किया, 2 छेद किए, इन 2 छेद में हमने रबड़ की डॉट लगा दी, है ना, रबड़ की डॉट लगा करके इसमें 2 कार्बन की छड़ें लगा दी, और इस पूरे को हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद इसमें पूरा पानी भर दिया। पानी भरने के बाद 2 परख नलियां ली हमने, 2 परख नलियां लेकर के अशांकित इनके ऊपर उल्टा लगा दिया। जैसे ही उल्टा लगा दिया और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हम क्या देखेंगे कि इसमें से पानी जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह बुलबुले मतलब गैस इसमें भरनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही दोनों में गैस पूरी भर जाए, वैसे ही हम एक मोमबत्ती जला करके, मतलब इन परख नलियों को बाहर निकालेंगे और इन्हें मोमबत्तियां जलाकर ले जाएंगे और हम देखेंगे कि इनमें क्या होता है। तो देखिए, ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब हम देखेंगे, इस चित्र भी बना दिया। अब ये क्या होगा, तो इसके जो परिणाम आप लिखेंगे, तो परिणाम में आप क्या लिखेंगे, देखिए कि परिणाम में आप क्या लिखेंगे, देखिए ये जो H2O है पानी, ये जैसे आपने ये विद्युत धारा डाला तो ये H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये कैसे पता चला आपको, तो जब आप जलती हुई मोमबत्ती एक परख नली के पास ले जाएंगे तो वो तेजी से जलना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक परख नली, हिंदी में आप लिख लीजिएगा कि एक परख नली जो है उसमें वो तेजी से जलना शुरू हो जाएगी, तो मतलब उसमें ऑक्सीजन है, और दूसरे के पास जब ले जाएंगे तो
आवाज के साथ पट पट की ध्वनि के साथ वो जलती है, जो कि हाइड्रोजन का द्योतक है, कि उसमें क्या थी, हाइड्रोजन। वापस से, एक परख नली में जैसे ही जलती मोमबत्ती ले जाएंगे तेजी से जलना शुरू करेगा, जो कि ऑक्सीजन को दिखाएगा। दूसरा पट पट की ध्वनि के साथ जलेगा, जो हाइड्रोजन को दिखाएगा। तो इसीलिए जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी को वैद्युत अपघटन की ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से आप समझा सकते हैं। देखिए ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, मैंने पीछे संतुलित करना सिखाया। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये जो 2 है तो इसको भी 2 करना है, तो हम तो आगे ही लगा सकते हैं, लगा दिया 2। लेकिन हाइड्रोजन 2 2 नहीं 4 हो गए, यहाँ तो 2 ही हैं, यहाँ भी लगा दीजिए, ये भी 4। तो ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, आपको परिणाम ये दिखाना है और जो मैंने बताया वो लिखना है हिंदी में, और ये अच्छे से समझाना है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, इसी के साथ आप लोग अपने इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे बच्चों तक भेजें, ताकि हर बच्चा ये जो टॉपिक्स हैं जो नहीं सीख पाते अच्छे से सीख पाएं। और कोई भी परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करें।